जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्वेल्थ का फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। यदि इस चैप्टर के बारे में बात किया जाए तो आप 11th में ऑलरेडी इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़े हुए हैं। 11th क्लास में फिजिक्स में जो वेक्टर नाम का चैप्टर था तो वहाँ आपको इसका जानकारी होगा। आज जो 12th में हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि ये मैथमेटिक्स में दिया हुआ है तो बहुत लोग ये जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा जो है वो फिजिक्स का टॉपिक है, मैथ्स में क्यों दे दिया है। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में जो वेक्टर का सिलेबस है वो 11th में जितना पढ़ना है वो तो है ही, मतलब फिजिक्स में जो है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वहाँ नहीं पढ़ना है। तो मतलब मैथमेटिक्स का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट होगा। बहुत डिफरेंट नहीं, बल्कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वहाँ आप बिल्कुल नहीं पढ़े थे। लेकिन ये जो टॉपिक है केवल वेक्टर में ही नहीं, बल्कि आगे एक चैप्टर है आपको 3D ज्योमेट्री, वहाँ भी ये जो टॉपिक है ये चैप्टर बहुत काम का है। तो ये कुल मिलाकर के हम ये बोले कि इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अगले चैप्टर में भी बहुत काम आने वाला है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे और सजेस्ट भी करेंगे कि इसके अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको ले लेना चाहिए। यदि बात किया जाए सबसे पहले कि इसमें क्या पढ़ना है, तो इस वेक्टर अलजेब्रा में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन। यदि बात करें हम कि इस वेक्टर अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन क्या है, ये NCERT का एक्सरसाइज 10.1, चूँकि चैप्टर नंबर 10 है तो उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। टोटल आपको 5 एक्सरसाइजेज मिलेंगे, 4 एक्सरसाइज प्लस 5th एक्सरसाइजेज जो है मिसलेनियस है, तो टोटल 5 एक्सरसाइजेज। अब यहाँ पर मॉड्यूल इस तरह से तैयार किया गया है कि जैसे आप 10.1 एक्सरसाइज 10.1 बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, जिन बातों की ज़रूरत है, जिन थ्योरी की ज़रूरत है, तो वो थ्योरी मैंने अलग अलग मॉड्यूल में कवर किया है, अलग अलग लेक्चर में मैंने कवर किया है, तो वो इसी के हिसाब से बनाया है। चूँकि ये एक्सरसाइज 10.1 है तो लेक्चर नंबर 1 हुआ और इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, तो 1A 1B 1C इस तरीके से। अब डायरेक्ट तो आपको एक्सरसाइज पे ले जाना सही नहीं रहेगा, इसीलिए हमने मॉड्यूल बना दिया है कि लेक्चर नंबर 1A 1B 1C। लेक्चर 1 मतलब एक्सरसाइज 1 को रेफ़र करता है, 10.1 को रेफ़र कर रहा है, और 1A B C जो भी है तो ये इनके पार्ट को रेफ़र कर रहा है। आपको यदि केवल एक्सरसाइज देखना हो तो आप डायरेक्ट केवल एक्सरसाइज पे चले जाइए, प्रॉब्लम डिस्कशन एक्सरसाइज लेक्चर 1, और वो आई थिंक ABCD अभी तो ये लेक्चर चलेगा, तो अब कितना मॉड्यूल बनेगा उसके बाद पता चलेगा। तो एक्सरसाइज 10.1 वहाँ पर प्रॉब्लम डिस्कशन होगा। अभी के जो टॉपिक में है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। चूँकि ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आज इसका पहला लेक्चर है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखना है और सीखना चाहिए। तो इसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आपको ले चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कंप्लीट सिलेबस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। भाई यहाँ पर यदि सिलेबस की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। दिस इज टाइप्स ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस है वेक्टर अलजेब्रा का। चूँकि हम अभी NCERT का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये मॉड्यूल है। यदि आप कोई दूसरा टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो हो सकता है कुछ टॉपिक आगे पीछे होगा, और ऐसा नहीं कि ये जो 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर बहुत कुछ टॉपिक हैं जो आपको दिख नहीं रहा है, जब इसके अंदर जाएंगे तो वो आ जाएगा, तो धीरे धीरे आप मतलब सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यदि बात किया जाए तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ये चूँकि आप पहले भी जानते हैं लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को यहाँ समझना चाहिए। देखिए, यदि बात किया जाए, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाई ये क्या है, ज़रा आप हमको बताइए कि ये क्या है। सिंपली दिस इज अ डॉट मार्क और ये एक
पॉइंट है, पॉइंट, दिस इज पॉइंट। आप जानते हैं कि पॉइंट में पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिंपली दिस इज अ डॉट मार्क, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर आपने पढ़ा था कि यदि दो पॉइंट हैं, जैसे दो पॉइंट है, दो पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यदि आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट, हो गया। फिर आप पढ़े थे एक पॉइंट जिसका फिक्स हो और एक डायरेक्शन में इन्फाइनाइटली मेनी डिस्टेंस तक एक्सटेंड किया जाए, तो इसको हम लोग पढ़े थे रे, दिस इज कॉल्ड एज सिंपली रे। और रे हैज वन एंड फिक्स्ड, एक पॉइंट इसका फिक्स है और जो दूसरा एंड है दैट इज एंडलेस, ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ये हो गया। एक और चीज़ वहाँ पर पढ़े थे आप क्या पढ़े थे, जिसका दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन, दोनों एंड जो है एंडलेस है, मतलब देयर इज नो एनी एंड ऑफ दिस, इसको हम लोग बोलते थे लाइन। a line can be extended in both the direction up to infinity, तो ये हो गया लाइन। अब समझिए, ये पॉइंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। जब लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर एक रे हो गया, रे में एक डायरेक्शन होता है। अब रे किधर भी बना लीजिए, आपका मन है तो ऐसे बना लीजिए, आपको मन है तो अपवर्ड डायरेक्शन बना लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन बना लीजिए। रे में रे का लेंथ फिक्स नहीं है कि कितना बड़ा आप रे ले रहे हैं, कितने लेंथ का ले रहे हैं, तो दैट कैन बी एक्सटेंडेड। यदि रे की बात हो रही है तो बस रे के डायरेक्शन की बात हुई कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें लेंथ की बात नहीं हुई। लाइन की बात हुई तो लाइन में हम लेंथ नहीं मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही साइड इन्फिनिटी तक जाएगा। लाइन सेगमेंट की बात होगी तो वहाँ पर हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये बात हो गई। और ये बचपन से आप जानते आ रहे हैं, अभी तक ये बात थी। आज कुछ नया, मतलब नई बात होगी। क्या नया है वो ज़रा समझिएगा। अभी जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो हम बात करने वाले हैं डायरेक्टेड लाइन की। सबसे पहले आप समझिए कि डायरेक्टेड लाइन क्या चीज़ है। भाई ये तो बिल्कुल ही नया टर्म है क्योंकि अभी तक नहीं आया था ये चीज़। डायरेक्टेड लाइन अभी तक नहीं आया था। अब ये डायरेक्टेड लाइन क्या है ये समझिए। लाइन है, दोनों एंडलेस, मतलब दोनों ही साइड जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। समझिएगा, जैसे ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, और ये मैंने डायरेक्शन अभी नहीं दिया है, इसको मैंने जस्ट ऐसे एक्सटेंड कर दिया और इधर भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, दोनों ही तरफ एक्सटेंडेड है इन्फिनिटी तक। अभी इसमें आप कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। ये लाइन है, दोनों साइड एंडलेस है, जहाँ तक मतलब जा सकता है। इसमें यदि हम कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दे दे, कोई एक डायरेक्शन, जैसे मैंने ऐसे दे दिया, इस तरीके से दे दे, या हो सकता है हम ऐसे दे दें दिस वे, इस तरीके से भी दे दें। भाई ये इसमें ये एक लाइन था और दोनों ही एंड जो है मतलब एंडलेस हैं, एंड है ही नहीं, तो ये बात हुई। और इसमें मैंने एक डायरेक्शन दिया, या तो इधर नहीं तो इधर। यदि आप ऐसा बोल दिए, ऐसा है इस सिचुएशन में, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दिस फिगर इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड लाइन। ये दोनों ही फिगर, ये क्या है, तो दिस इज डायरेक्टेड लाइन। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड लाइन। हो गया। अब जरा समझिएगा, यदि ये डायरेक्टेड लाइन है, सपोज दिस इज ए डायरेक्टेड लाइन, ये डायरेक्टेड लाइन है। अब इस डायरेक्टेड लाइन में से यदि हम कोई एक पार्टिकुलर लेंथ, मतलब 2 पॉइंट फिक्स कर दे, 2 पॉइंट, जैसे ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में था, हम इसमें 2 पॉइंट फिक्स कर दे, जैसे ये और ये मैंने कट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी। अब ये आप देख रहे क्या बना है, ये बना डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये बना यहाँ से यहाँ तक,
ये कहलाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। याद रखिएगा, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पूरे कहानी का आगे जाकर के एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इस पूरे चैप्टर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हो गया लाइन। यदि आप इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दिए, दैट इज एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में, तो दैट इज डायरेक्टेड लाइन। और उस डायरेक्टेड लाइन में से यदि आप कोई फिक्स पॉइंट रख ले दो, तो उसको आप, ये चूंकि जैसे ही 2 पॉइंट फिक्स हो गया तो ये लाइन सेगमेंट इसकी तरह हो गया, और उसमें आप वेक्टर लगा दे, मतलब एक डायरेक्शन, तो ये हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब ये बहुत ही सिंपल है कि ये आपको लाइन सेगमेंट है। दिस इज ए लाइन सेगमेंट। अभी ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन यदि हम इसी में एक डायरेक्शन ऐसे लगा दीजिए या उल्टा करके लगा दीजिए, तो ये बन गया आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, समझिएगा, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर। और इसका जो लेंथ आया, मतलब लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ये जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और चूंकि ये ए बी, इसको हम बोल सकते हैं, यदि चूंकि अभी ऐसे बना हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ए से बी है और ये ए बी, तो इसको हम बोलेंगे ए बी वेक्टर। दिस इज ए बी वेक्टर, या और आप इसको सिंपली वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। और यदि ये ए बी वेक्टर है, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से मॉडुलस में, या नहीं तो आप, यदि ये वेक्टर ए हम बोल रहे हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब वेक्टर क्या है? वेक्टर में एक मतलब 2 फिक्स पॉइंट होगा। वेक्टर का लेंथ फिक्स है, किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर हो सकता है, बट उसका जो लेंथ है दैट इज फिक्स। एवरी वेक्टर हैज पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड। बहुत लोग रे को वेक्टर समझ लेते हैं, ये बात मतलब बिल्कुल सही नहीं है। वेक्टर का एक पार्टिकुलर लेंथ होता है, रे का कोई लेंथ नहीं, वो फिक्स एक डायरेक्शन में एक्सटेंड मतलब इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो ये बात हो गई। अब यदि बात किया जाए तो ये टॉपिक है डायरेक्टेड लाइन, जो मैंने अभी आपको बताया। अब डायरेक्टेड लाइन है क्या, ये समझ लीजिए। लेट एल बी एनी स्ट्रेट लाइन इन प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस। दिस लाइन कैन बी गिवन 2 डायरेक्शन by means of arrowhead. A line with one of these direction prescribed is called as directed line. यदि आप बुक पढ़ेंगे, आपको बुक पढ़ने की आदत हो, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यदि आप बुक को समझते हैं, बुक पढ़ते हैं, बुक में चीज़ें काफ़ी डिटेल मतलब कंसेप्चुअल रहता है। आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, यह आपके NCERT का लाइन बोल रहा है। यदि इस बुक में देखेंगे तो काफ़ी मतलब बेहतरीन लाइन लिखा रहता है। लेट एल बी एनी स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। क्या कहना चाह रहा है कि यदि ये कोई स्ट्रेट लाइन है और उसमें यदि हम कोई एक डायरेक्शन दे दे, या तो इधर मतलब ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से था, इस तरीके से, और इधर दोनों ही डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड करिए, इधर दे दीजिए या नहीं तो इधर कोई एक डायरेक्शन दे दिए, तो ये जो भी चीज़ बना, दिस इज डायरेक्टेड लाइन। अब क्या बोलना चाह रहा है, ये आपका फिगर आ गया, मतलब या तो इधर लिखिए नहीं तो इधर, तो ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन। ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन। लेकिन इसी डायरेक्टेड लाइन में यदि हम कोई फिक्स पॉइंट रख दे, तो ये बन जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और यही आगे जा करके वेक्टर का फॉर्म, वेक्टर का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर बात हम लोग करेंगे वेक्टर की। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यदि आप इसको डिफाइन किए होंगे, फिजिक्स में ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं और डेफिनेशन जानते हैं, तो काफ़ी शॉर्ट डेफिनेशन है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यही बात हुई। अब इसमें 2 पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी, और ये मतलब जो जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और जो इसका दूसरा एंड होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट, और इसको आप टेल भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द वेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेंथ आएगा, वट एवर दिस लेंथ विल बी, दिस लेंथ, ये जो भी लेंथ होगा इट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये सब बातें हैं वेक्टर से रिलेटेड। ये आपका डेफिनेशन यदि आप बुक देखेंगे, बुक तो उसमें लिखा होगा अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर। नोटिस दैट अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर, जो आप इधर अभी देखे थे इससे पहले, तो दैट इज वेक्टर, एंड इट इज सिंपली डिनोटेड बाय वेक्टर ए बी, या नहीं तो आप वेक्टर ए, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट है दिस इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये है डायरेक्टेड लाइन, ये है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और ये ए से बी जो आपको दिख रहा है, ए बी वेक्टर जो भी आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो ये हो गया आपका वेक्टर। चूंकि बात करें हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की, यहाँ देखिए द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर स्टार्ट, जहाँ से ये स्टार्ट होता है, जैसे ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ दैट इज इनिशियल पॉइंट, एंड द पॉइंट बी वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड एज टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पर ये टर्मिनेट कर जाएगा, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड, या नहीं तो लेंथ ऑफ द वेक्टर, और इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। द एरो लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एरो लाइन मतलब किस डायरेक्शन में है, तो वो सब मतलब आप समझ सकते हैं। पूरे वेक्टर में यदि बात किया जाए तो पोजीशन वेक्टर बहुत ही काम का चीज़ है। आप 11th के फिजिक्स में ये टॉपिक नहीं पढ़े थे, पढ़े होंगे, लेकिन बट इस टॉपिक पे उतना डिटेल या डिस्कशन नहीं होगा जितना मैथमेटिक्स में आप सुने। ऐसे तो जनरली नहीं होता है, लेकिन यदि आप किए भी होंगे या सुने भी होंगे तो थोड़ा बहुत सुने होंगे, उतना डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ होगा। पोजीशन वेक्टर का जितना यूज मैथमेटिक्स में है उतना मतलब आपको फिजिक्स में नहीं पढ़ा होगा। पोजीशन वेक्टर वो टॉपिक है जो हमको समझना चाहिए, और पोजीशन वेक्टर का यूज इस चैप्टर में कम है। वेक्टर का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, बट वेक्टर में कम है। इसका ज़्यादा ज़रूरत तो 3D में है, क्योंकि 3D में जो भी कॉन्सेप्ट जैसे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, तो वहाँ पर पोजीशन वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है क्या चीज़ और कैसे हम लोगों को ये आगे जा कर के काम देगा। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। ये किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। इट इज़ डिफाइंड फॉर एनी पॉइंट, तो ये सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड फॉर एनी पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड फॉर एनी पॉइंट। अब ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है भाई, व्हाट इज दिस पोजीशन वेक्टर? तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये ज़रा आप समझिए। डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम बोल सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट is defined as the vector joining origin to that point। देखिए जितने भी पॉइंट होता है वर्टेक्स जैसे आप देखे होंगे तो वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो पोजीशन वेक्टर होगा पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो पोजीशन वेक्टर होता है तो वो स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ठीक है, जैसे हमसे पूछा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, पॉइंट ए क्या होगा, तो समझिएगा पॉइंट ए का, जैसे मान लीजिए ये 3D है, सपोज दिस इज, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और यहाँ पर मेरा ये पॉइंट ए है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनेगा, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनेगा, तो क्या होगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज सिंपली ओ ए वेक्टर, ओ ए ओरिजिन से दिस। और इसको डिनोट क्या करेंगे, तो क्या मैंने बोला है, इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, देखिए स्मॉल ए है तो स्मॉल ए। जैसे हमसे ये बोला जाए कि भाई आप बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो हम बोलेंगे ओ बी वेक्टर, और इसको हम सिंपली वेक्टर स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। कहीं ना कहीं सपोज यहाँ पर लेट दिस पॉइंट इज बी, यहाँ पर पॉइंट बी रहा होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए, जिस तरीके से जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट, कहीं पर आप कोऑर्डिनेट दिखाते थे, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में हम लोग कुछ ऐसे दिखाते थे, जैसे ये पॉइंट है तो उसके बगल में x, y, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट होता था और 2, 3, तो यहाँ 2, 3 लिख देते थे। और मान लीजिए 3D में तो ए के जगह मतलब 3 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x, y, z आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से। और जैसे ए का कोऑर्डिनेट हो गया, मान लीजिए 4 आया, 5 आया, 6 आया, है ना, 4, 5, 6, इस तरीके से। उसी तरीके से यदि पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके जस्ट बगल में इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ब्रैकेट में स्मॉल लेटर से। जैसे बी लिखा है और आपको ऐसे करके लिख दिया, तो समझ जाइए कि वो उसका पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। कहने का मतलब, जैसे हम सपोज एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो लेट दिस इज द ट्रायंगल, दिस ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये जो ओ ए वेक्टर आप देख रहे हैं, इसी को वेक्टर ए बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर बगल में आपको लिखा रहेगा ऐसे ए, वेक्टर ए करके, यहाँ पर बी के बगल में आपको रहेगा वेक्टर बी, और सी के बगल में आप देखेंगे तो वेक्टर सी। तो ये क्या है, वेक्टर ए क्या है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। कहीं ना कहीं ओरिजिन रहा होगा, सपोज कहीं ना कहीं ओरिजिन है, उसको ज्वाइन करने से ये वेक्टर बना होगा, तो वो बार बार दिखाना मतलब कन्वीनियंट नहीं है और नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो। तो आप ये समझ जाइए कि ये जो वेक्टर बना है ये ओरिजिन से ज्वाइन किया गया होगा। उसी तरह से ये जो वेक्टर बी आप देख रहे हैं, तो दैट इज ओरिजिन से वो भी वेक्टर जो बना होगा वो रहा होगा, और सी वो सी वेक्टर, इसी तरीके से। इन जनरल जब हमको कोई आर्बिटरी पॉइंट लेना रहता है पी, तो जैसे उसका पोजीशन, जैसे ए है तो स्मॉल ए से दिखा दिए, बी है तो बी का, सी है तो सी से। अब उसी तरह से हमको कहीं आर्बिटरी पॉइंट लेना है, तो कोई आर्बिटरी पॉइंट पी है, लेट से आर्बिटरी पॉइंट हमारे पास पी है और उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी यदि लिखना होगा तो नियमतः क्या होना चाहिए, स्मॉल पी वेक्टर, बट वो नहीं लिखते हैं कोई, इसके जगह आप देखेंगे तो वेक्टर आर लिखा रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी दैट इज वेक्टर आर। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि पॉइंट आर का होना चाहिए और पी का पी, बट वो कोई मैटर नहीं करता है। आर्बिटरी पॉइंट यदि हम कहीं लेंगे कि मानना होगा कि जिस पॉइंट को हम कहीं नहीं जानते हैं, लेट दिस इज पॉइंट पी और इसका पोजीशन वेक्टर क्या, तो मान लेंगे जस्ट से इट इज आर। तो ये आप मतलब इससे हैबिचुएटेड रहेंगे तो आगे जा करके ये काम देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। और ये अभी तो कुछ नहीं हुआ, पोजीशन वेक्टर होता क्या है मैंने ये बताया, आगे जा करके इससे रिलेटेड और भी टॉपिक आएगा, धीरे धीरे टॉपिक आएगा, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम आपको डिस्कस करते जाएंगे। तो ये था पोजीशन वेक्टर। यदि इसमें आप देखेंगे तो ये इसका फिगर है, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस, और ये इसका कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं कि ये पी के बगल में जो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, तो ये क्या है, दिस इज ये है आपका कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी।
उसी तरीके से जैसे यहाँ पर वेक्टर ए है, तो ये आप जैसे ये वेक्टर देख रहे हैं, तो ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, वेक्टर सी। और ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं ओ पी वेक्टर, मतलब ओ पी वेक्टर जो आपने देखा, तो दैट इज आर, वेक्टर आर। ओ ए वेक्टर का मतलब हो गया आपको वेक्टर आर। ओ बी वेक्टर मतलब, सॉरी, ओ ए वेक्टर मतलब वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, ओ सी वेक्टर मीन्स वेक्टर सी। तो ये था पोजीशन वेक्टर के बारे में, और ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। चूँकि ये एक्सरसाइज 10.1 के सारे टॉपिक्स हैं, इसमें अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।